हेलो स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। ये भूगोलवेत्ता हैं जो जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करते हैं और जानते हैं। इससे पहले हमने फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में पढ़ा और उन्होंने राजनीति भूगोल का जनक माना गया फ्रेडरिक रेडजेल को, और भूगोल को मानव केंद्रित रूप स्थापित किया, निश्चयवाद का समर्थन किया। तो फ्रेडरिक रेडजेल निश्चितवादी विचारधारा के समर्थक थे और डार्विनवाद के सिद्धांत भी उन्होंने दिया। आज हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी का भूगोलवेत्ता भी माना जाता है। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और इन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी का भूगोलवेत्ता भी माना जाता है। इन्हें आधुनिक काल का प्रथम विद्वान भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आए कि आधुनिक काल का प्रथम विद्वान किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक काल का प्रथम विद्वान कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्रमबद्ध का भी जनक माना जाता है। इन्होंने जो विस्तृत अध्ययन किया और क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया, इसलिए इन्हें क्रमबद्ध का भी जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूगोल का इतना अच्छा अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन किया तथा भूगोल में इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया और भूगोल शास्त्र का अध्ययन किया, इसलिए इन्हें भूगोल शास्त्री के रूप में जाना गया। इनको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को मानव के निवास गृह के रूप में अध्ययन करने वाले ये पहले व्यक्ति जाने गए। इन्होंने मानव के निवास गृह किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है ये किया, जिसके कारण इनको अध्ययन करने के पश्चात इनको पहले व्यक्ति के नाम से जाना गया। इन्होंने पहली विदेश समुद्री यात्रा की। जो सबसे पहले समुद्री यात्रा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ही की थी 1790 में, जब ये 21 वर्ष की उम्र में फास्टर्स नाम विद्वान के साथ, जो फास्टर नामक विद्वान थे उनके साथ इन्होंने ये पहली यात्रा की थी। 1799 में अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की। अमेजन नदी, जंगल, एंडीज पर्वत तथा मध्य अमेरिका को देखा। जब इन्होंने 1799 में अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की तो वहाँ पर इन्होंने अमेजन नदी और उसके आसपास के जंगलों और एंडीज पर्वत तथा मध्य अमेरिका को भी देखा और जाना और विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया। तो परीक्षा में एग्जाम में आएगा कि सबसे पहले पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया, तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय। 1804 से 1824 ईस्वी तक 20 वर्षों तक पेरिस में रहे ये। तो पेरिस में कितने वर्षों तक रहे? 1804 से 1824 ईस्वी तक, मतलब 20 वर्षों तक। 1824 ईस्वी के बाद जब ये 1820 वर्ष तक पेरिस में रहे तो वहीं पर इन्होंने सभी जगहों के कार्यों को लिखा। अब लिखा, पहले इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया,
इसके पश्चात इन्होंने सभी जगह के कार्यों का वर्णन किया और उनको विस्तृत रूप दिया और एक लिखा। 1824 ईस्वी के बाद रूसी जार के आमंत्रण पर, जब इन्हें रूसी जार से आमंत्रण आता है रूस से 1824 में, आमंत्रण पर इन्होंने साइबेरिया की यात्रा की और शेष जीवन बर्लिन में बिताया। वहीं पर भूगोल ग्रंथों की रचना भी की। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कॉस्मोस। इसकी रचना जर्मन भाषा में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर की थी, जो 5 खंडों में विभाजित है। तो कॉस्मोस की रचना जर्मन भाषा में हुई दक्षिणी अमेरिका में और ये 5 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले है, दूसरा है सभ्यता और जलवायु, तीसरा है एशिया स्पंदन। तो सबसे पहले प्रकाशन हुआ 1845 से 1862 तक, 17 वर्षों में इसको पूरा किया गया। पहले खंड में 7 संकल्पनाएं बताई गई हैं, जिसपे सबसे पहली संकल्पना है पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास गृह के रूप में, और इसी से मानव भूगोल की नींव पड़ती है। जो पहला प्रकाशन किया गया, पहला खंड लिखा गया, उस पर पृथ्वी तल का अध्ययन किया गया, मानव के निवास गृह के बारे रूप में अध्ययन किया गया कि मानव के कहाँ पर निवास गृह के रूप में बनाए गए हैं। इसी से मानव भूगोल की नींव पड़ी और मानव भूगोल का अध्ययन किया गया। दूसरा है भूगोल स्थनिक वितरण का विज्ञान। भूगोल स्थनिक वितरण का विज्ञान के बारे में जाना गया और वर्णन किया गया। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। वान हमबोल्ट कहते हैं कि जो सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, उसी को भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं। भूगोल संबंधों का विज्ञान है। भूगोल का ही संबंध है, जिस मानव का संबंध भूगोल से है, और वही विज्ञान है। भूगोल के अध्ययन में भौगोलिक विश्लेषण की क्षमता आवश्यक है। वान हमबोल्ट कहते हैं कि जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है और उसके विश्लेषण की क्षमता बहुत आवश्यक है। अगर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भौगोलिक क्षेत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, वही विस्तृत अध्ययन करना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। भूगोल की परिघटनाओं में विसंगतियां पाई जाती हैं। जो भूगोल में घटनाएं घटती हैं उनमें बहुत प्रकार की विशिष्ट प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं। प्रकृति की एकता की संकल्पना हमने भूगोल के अध्ययन में देखा कि किस प्रकार से प्रकृति की एकता की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार से अन्य ग्रंथ हैं एशिया सेंट्रल। एशिया सेंट्रल के बारे में साइबेरिया का वर्णन किया गया है। जो इनकी पुस्तक है एशिया सेंट्रल, इसमें साइबेरिया का वर्णन किया गया है और प्रकृति का दिग्दर्शन तथा प्रजाति एवं मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया गया है। वर्णन किया गया है कि प्रकृति किस प्रकार है, उसका दिग्दर्शन किस प्रकार है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, इन सभी का एशिया सेंट्रल पर अध्ययन वर्णन किया गया है। आगे है पेरू जलधारा की खोज कैसे की गई। पेरू जलधारा की खोज किसने की? हमबोल्ट ने किया था। सबसे पहले पेरू जलधारा की खोज अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम हमबोल्ट की जलधारा रखा गया। क्योंकि हमबोल्ट महोदय ने पेरू जलधारा की खोज की थी, इसलिए इसका नाम हमबोल्ट जलधारा भी रखा गया है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जो पेरू की जलधारा है, यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कोटोपैक्सी तथा चिम्बाराजो ज्वालामुखी का विस्तृत वर्णन किया गया है। सबसे पहले परमाक्रास्ट का सटीक विश्लेषण अलेक्जेंडर हमबोल्ट ने किया। 0 डिग्री से कम ताप वाले स्थान को मापा गया। जहाँ पर ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, वहाँ पर इन्होंने 0 डिग्री से कम तापमान वाले स्थान को भी नापा। और हमबोल्ट ने सूर्य के प्रकाश के प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर जलमंडल का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है
कि सन की लाइट, हमबोल्ट कहते हैं कि सन की लाइट जल में कितनी गहराई तक जाती है, या उसे क्या कहते हैं उसके मापन को, तो फोटिक जोन और 100 मीटर स्पष्ट इसकी गहराई तक जाती है, और अफोटिक जोन में 600 मीटर धुंधला रहता है। मतलब जब स्पष्ट गहराई दिखाई देगी वो फोटिक जोन कहलाएगा, 100 मीटर होगी। अफोटिक जोन 600 मीटर धुंधला दिखाई देगा। 250 फोटिक जोन जो 1000 मीटर है, जो अस्पष्ट मतलब अंधेरा दिखाई देता है, इसमें अंधेरा दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, कोई भी प्रजाति हीन या श्रेष्ठ नहीं है। हमबोल्ट ने बताया है कि इस पृथ्वी पर, इस संसार पर सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही स्थान से हुआ है और कोई भी प्रजाति हीन या श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हमबोल्ट ने पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई बताया है। तो पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई किसने बताया है? वो हमबोल्ट महोदय हैं। उन्होंने ही कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? ग्राहम बोल्ट हमबोल्ट ने। और इन्होंने बताया, इसमें 2 भाग हैं। जो कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसके 2 भाग हैं। ये हैं यूरानोग्राफी और दूसरा है जियोग्राफी। हमबोल्ट का भूगोल में क्या योगदान रहा, इसके बारे में देखते हैं। अनुभाविक विधि और दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण में सूक्ष्मता और शुद्धता की विधि, क्रमबद्ध विधि, प्रादेशिक विधि, मानचित्र रचना विधि। ये इन्होंने भूगोल में योगदान दिया है इन सभी विधियों पर। तो ये आज का लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके फिर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।